हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में हमने फर्स्ट चैप्टर के जो 15 न्यूमेरिकल थे उनमें से हमने आपको 5 न्यूमेरिकल बता दिए थे। अब देखिए, आगे हम बता रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 6। छठा न्यूमेरिकल है, चित्र में 4 बिंदु आवेश 2 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के कोनों पर रखे हैं और वर्ग के केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक एवं दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको चित्र दे रखा है, देख लीजिए। वर्ग है, वर्ग के ए बिंदु पर -2 q आवेश, बी पर +2 q आवेश और सी पर -q आवेश और डी पर कितना आवेश है, +q। और मध्य बिंदु जो O है, जहाँ पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, उस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या ज्ञात करना है, व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व कर रखा है हमने। देखिए, चित्र आपके सामने है, ये चित्र बना रखा है हमने। चित्र में ए बिंदु पर जो -2 q आवेश है, उसके कारण तो ओ बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो है EA। इसी प्रकार बी बिंदु पर +2 q आवेश है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र है EB। सी बिंदु पर -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है EC और डी बिंदु पर जो +q आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र है ED। और प्रत्येक भुजा कितने की है, 2 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले क्या ज्ञात कर लिया है, OA, OB, OC और OD विकर्ण का अर्धांक, मतलब O बिंदु से प्रत्येक जो भुजा का केंद्र है ना, उसकी दूरी ज्ञात कर ली हमने। तो OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD, चारों दूरियां बराबर है, तो ये चारों दूरियां हमने ज्ञात कर ली। ठीक है, तो ये चारों दूरियां ज्ञात कर लिए। क्या ये चारों दूरियों का मान, चारों दूरियां बराबर है। देखो कैसे निकाला, एक बार समझ लीजिए। ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये इसका कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब। ये वाली भुजा निकाल ली हमने, ये भुजा निकालेंगे तो इन दोनों का वर्ग हो जाएगा अंडर रूट में। अब इसका आधा निकालेंगे तो बटे 2 कर देंगे, बटे 2 कर दिया तो इसका आधा, मतलब ये OC या OA दोनों बराबर है, ऐसे ये निकाल देंगे तो चारों बराबर आएंगे हमारे पास। तो ये दूरी आ गई हमारे पास। अब हमने बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक पढ़ा था, KQ/R²। तो ए बिंदु पर स्थित -2 q आवेश के कारण O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA बराबर ये हो जाएगी KQ/R² के फॉर्मूले से। Q की जगह 2Q है और ये दूरी R का मान है, तो इसको सॉल्व किया, ये आ गया। इसी प्रकार बी बिंदु पर स्थित +2 q आवेश के कारण O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी उसी तरीके से, केवल सूत्र में मान रखना है, इसका मान ये आ गया। इसी प्रकार EC हमने निकाल लिया, सी बिंदु पर कितना आवेश था, केवल Q, तो KQ/R दूरी वही है सेम, तो EC का मान ये आ गया। इसी प्रकार ED का मान ये आ गया। तो EA, EB, EC और ED निकाल लिया हमने। लेकिन अब देखो यहाँ पे EC और EA दोनों अपोजिट है ना, अपोजिट है तो जो परिणामी दिशा होगी वो किधर होगी, EA की तरफ, क्योंकि EA के कारण विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, क्योंकि EA -2 q आवेश के कारण है और EC केवल Q आवेश के कारण है। तो EA के कारण विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, तो EA और EC की परिणामी दिशा किधर हो जाएगी, EA की तरफ। तो EA - EC निकाल लेंगे हम, इनका परिणाम विद्युत क्षेत्र हम मान लेते हैं E1। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, EA - EC। इसी प्रकार ये दोनों भी अपोजिट है, B की दिशा इधर है, D की दिशा इधर है। और ज़्यादा विद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होगा, B के कारण, क्योंकि B 2 q आवेश के कारण है और D केवल Q आवेश के कारण है। तो इन दोनों का जो परिणाम विद्युत क्षेत्र होगा E2, वो क्या हो जाएगा, EB - ED, जो कि हमने आगे निकाल रखा। देखिए, देखिए विद्युत क्षेत्र EA व EC के कारण बिंदुओं पर लगने वाला परिणाम विद्युत क्षेत्र E1 बराबर EA - EC। EA का और EC का मान रख दिया तो E1 बराबर ही आ गया। इसी प्रकार EB व ED के कारण बिंदु O पर परिणाम विद्युत क्षेत्र E2 बराबर क्या आ जाएगा, EB - ED। EB का और ED का मान हमने रख दिया, इनको सॉल्व कर दिया तो ये E2 का मान आ गया। अब E1 और E2 दोनों आगे बिंदुओं पर, दोनों की दिशाएं अलग अलग है, अतः बिंदुओं पर परिणाम विद्युत क्षेत्र हम निकालेंगे। तो वही परिणामी सदिश का सूत्र पढ़ा था हमने, R बराबर √P² + Q² + 2PQ cos थीटा वाला सूत्र लगा दिया हमने, ये लगा दिया। यहाँ थीटा का मान 90 है, तो ये cos 90 का मान 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। E1² + E2² बराबर 2E1² हो जाएगा, क्योंकि E2 का मान E1 के बराबर है। यहाँ E2 की जगह E1 रख देंगे, 2E1², E1² को बाहर लेंगे, केवल E1 आ जाएगा और E1 का मान पुट कर दिया तो ये मान आ गया। तो बिंदुओं पर परिणाम विद्युत क्षेत्र आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? विद्युत आवेश Q को दो भागों Q1 व Q2 में विभक्त करके परस्पर स्मॉल r दूरी पर रखा गया है। दोनों के मध्य प्रतिकर्षण का बल अधिकतम होने की शर्त क्या होगी? हमको दे रखा विद्युत आवेश Q को दो भागों में विभक्त करके रखा है, तो Q बराबर हमने दो भाग मान लिए Q1 प्लस Q2। Q2 निकालेंगे तो Q माइनस Q1 हो जाएगा, Q1 इधर चला जाएगा। अब Q1 व Q2 के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल क्या हो जाएगा? वही बल का सूत्र F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। तो K Q1 का मान Q1 ही है, Q2 की जगह Q माइनस Q1 लिख दिया बटे R स्क्वायर, समीकरण 3। अब देखो अधिकतम बल की स्थिति क्या होती है? अधिकतम बल की ये कंडीशन होती है dF बटे dQ1 बराबर 0। अब इसमें हम मान रख देंगे, तो d बटे dQ1 ऐसे कैसे, F की जगह ये मान रख दिया हमने। F की जगह ये यहाँ F रखेंगे तो F का मान ये था, तो F की जगह ये रख दिया हमने बराबर 0। अब देखो K बटे R स्क्वायर नियत राशि है, बाहर आ गई, तो d बटे dQ1 क्या बता। अब ये जो Q था, इस Q को पहले Q1 को Q से गुणा कर देंगे, Q1 आ जाएगा, और Q1 को Q1 से करेंगे Q1 स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। अब ये K बटे R स्क्वायर है वो इसके नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? केवल d बटे dQ1 QQ1, दोनों का अलग अलग अवकलन कर देंगे, एक बार तो QQ1 का कर दिया और एक बार Q1 स्क्वायर का कर दिया बराबर 0। अब ये dQ1 से dQ1 कट जाएगा, केवल Q बचेगा यहाँ पे माइनस। अब ये x घात n के रूप में, x घात n का फॉर्मूला क्या होता है? nx इंटू n माइनस 1, तो इसका आ जाएगा 2Q1 बराबर 0। अब 2Q1 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। Q बराबर 2Q1 हो गया। अब Q1 निकालेंगे तो 2 इसके नीचे आ जाएगा, Q बटे 2 हो गया। ये इक्वेशन नंबर आ गया हमारे पास 5। Q1 का मान आ गया। अब Q2 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में Q1 का मान रख दो। समीकरण 2 कहाँ थी हमारे पास? ये रही। Q2 बराबर Q माइनस Q1, Q1 का मान Q बटे 2 आया हमारे पास, तो Q2 बराबर Q माइनस Q बटे 2, जो कि हमने ये कर रखा है आगे। Q2 बराबर Q माइनस Q बटे 2, तो Q2 बराबर Q में से Q बटे 2 जाएगा, Q बटे 2 बच जाएगा। अतः अधिकतम बल की स्थिति में Q1 और Q2 का मान क्या आ गया? Q बटे। ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 8, दो समान छोटी प्रत्येक गेंद, छोटी गेंद दे रखी है हमको, प्रत्येक का द्रव्यमान m तथा प्रत्येक पर आवेश q सिल्क के धागों से प्रत्येक धागे की लंबाई स्मॉल l व इनके मध्य की दूरी r और धागों के मध्य कोण 2 थीटा बराबर 10 डिग्री है, तब साम्यावस्था की स्थिति में दूरी x का मान ज्ञात करो। ये हमको चित्र दे रखा है। ये कोई दृढ़ आधार है, दृढ़ आधार की सहायता से दो गेंदों को लटका रखा है, दोनों पर आवेश q है और दोनों के मध्य में जो कोण है वो 2 थीटा किसके बराबर है? 10 डिग्री के बराबर है। डोरी की लंबाई l है और दोनों गेंदों के मध्य की दूरी x दे रखी है। अब हमको x का मान निकालना है साम्य स्थिति में। अब देखो हल कर रखा है हमने। ये हल करने के लिए दोबारा ये चित्र बना है, दृढ़ आधार है, दृढ़ आधार से वही दोनों गेंदें लटका रखी है। अब देखो यहाँ पे जो कोण है ये कितना है? टोटल 2 थीटा। इसका ये अर्धांक ये कितना हो जाएगा? थीटा, ये थीटा। अब ये जो गेंद है, इस गेंद पर लगने वाले बलों की हम बात कर रहे हैं। तो इस गेंद पर एक तो प्रतिकर्षण बल लगेगा दूसरी गेंद के कारण। तो प्रतिकर्षण बल क्या होता है? समान प्रकृति का आवेश में लगने वाला बल, ये भी Q और ये भी Q, तो इन दोनों को प्रतिकर्षण बल लगेगा इसके कारण, तो इधर की ओर लगेगा और प्रतिकर्षण बल हो जाएगा KQ अपॉन x स्क्वायर, KQ स्क्वायर बटे x स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं बल का मान क्या होता है? K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो Q1 की जगह भी Q और Q2 की जगह भी Q और दोनों के मध्य की दूरी R की जगह x है, तो KQ स्क्वायर बटे x स्क्वायर आ जाएगा। इसका भार बल किधर लगेगा? गेंद का भार बल W बराबर mg नीचे की ओर लगेगा। अब ये इसका जो तनाव बल है निलंबन बिंदु की ओर लगेगा। तनाव बल को घटकों के रूप में व्यक्त कर दिया हमने। ये एकांतर कोण हो गया, देखो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब ये जो तनाव बल T है इसको हमने घटकों के रूप में व्यक्त कर दिया। ये तो क्षैतिज घटक हो गया T cos थीटा और ये ऊर्ध्वाधर घटक हो गया T sin थीटा। अब ये गेंद संतुलन की स्थिति में कब होगी? संतुलन में कब होगी? जब इस पर लगने वाले बलों का योग क्या होगा? बराबर। जितना बल ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे की ओर लगेगा और जितना दाईं ओर लग रहा है उतना बाईं ओर लगेगा। तो T cos थीटा तो किसके बराबर हो जाएगा? mg के, और T sin थीटा बराबर हो जाएगा KQ स्क्वायर बटे x स्क्वायर। ठीक है, संतुलन जब ही होगा गेंद। अब देखो साम्य अवस्था की स्थिति में यही हमने लिखा है। क्या लिखा है?
एम जी बराबर तो क्या लिखा है, टी कॉस थीटा, समीकरण 1, और के की स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखा है, टी साइन थीटा, समीकरण 2। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर भाग दे दिया हमने, तो के की स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बटे एम जी बराबर टी साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एक्स स्क्वायर नीचे आ गया, तो के की स्क्वायर बटे एम जी इंटू एक्स स्क्वायर बराबर टी से टी कट गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, टेन थीटा के नीचे 1 मान लेंगे, तो के की स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एम जी टेन थीटा। अब यदि हम एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो एम जी टेन थीटा किसके नीचे आ जाएगा, के की स्क्वायर के, तो एक्स स्क्वायर बराबर के की स्क्वायर बटे एम जी टेन थीटा। अब यहाँ पे हमको दे रखा था जो 2 थीटा है वो 10 डिग्री के बराबर है, ठीक है, तो थीटा तो और भी कम होगा, तो थीटा क्या है यहाँ पे, अत्यल्प, तो टेन थीटा को अप्रोक्सीमेटली किसके मान लेंगे हम, थीटा के, चूंकि थीटा क्या है यहाँ पे अत्यल्प, तो टेन थीटा के लगभग बराबर क्या लिख देंगे हम, थीटा। अतः हमने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर बराबर के की स्क्वायर बटे एम जी थीटा, टेन थीटा की जगह क्या लिख दिया हमने, थीटा, समीकरण 3 में, ठीक है। अब समीकरण 3 में हम मान रख देंगे, थीटा का मान हम चित्र से निकाल लेंगे। देखो चित्र पे आ जाओ, ये चित्र है, चित्र में थीटा हमको दे रखा है, ये थीटा है, ये क्या हो जाएगा, इसका चाप हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो थीटा बराबर हमने पढ़ा था सूत्र, चाप बटे त्रिज्या। चाप ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी, x बटे 2, और त्रिज्या कितनी है, लंबाई कितनी देखिए इसकी l, तो x बटे 2 अपॉन एल आ जाएगा। थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या x बटे 2 अपॉन एल, ये लिख रखा है हमने चित्र से। थीटा बराबर x बटे 2 अपॉन एल, या थीटा बराबर निकालेंगे तो x बटे 2l। अब समीकरण 5 से हमने समीकरण 4 में मान रख दिया, तो जो समीकरण आई थी हमारे पास, ये समीकरण आई थी, इसमें मान रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, के की स्क्वायर बटे एम जी इंटू थीटा की जगह एक्स बटे 2l रखेंगे, तो 2l ऊपर चला जाएगा, और x बराबर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है, यही x का मान है। नेक्स्ट सवाल है हमारा 9वां, देखिए, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्षों पर 3 आवेशों प्लस 2q माइनस q तथा माइनस q को क्रम से ए बी एवं सी पर चित्र के अनुसार रखा गया है। इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ये चित्र हमको दे रखा है, समबाहु त्रिभुज है ABC, प्रत्येक भुजा A है, A सिरे पर प्लस 2q आवेश रखा है, B सिरे पर माइनस q आवेश रखा है, और C सिरे पर भी माइनस q आवेश रखा है। अब हमसे पूछा है इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, तो देखिए इसे हम निम्न चित्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। इस चित्र में देखिए, अब देखो यहाँ पे 2 विद्युत द्विध्रुव होंगे, यहाँ देखो प्लस 2q आवेश है ना, तो प्लस 2q आवेश एक प्लस q हो जाएगा, प्लस 2q को प्लस q लिख सकते हैं, तो एक प्लस q और एक माइनस q, तो एक विद्युत द्विध्रुव तो हो जाएगा AB, और एक प्लस q और बचेगा, और एक माइनस q ये रहा, तो एक विद्युत द्विध्रुव हो जाएगा AC। मतलब यहाँ पे कितने विद्युत द्विध्रुव हो गए, 2, एक तो AB और एक AC। नीचे लिख दिया हमने विद्युत द्विध्रुव AB के कारण उत्पन्न विद्युत आघूर्ण। अब AB के कारण कितना विद्युत आघूर्ण होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र पढ़ा था हमने, P बराबर आवेशों का परिमाण इंटू आवेशों के मध्य की दूरी। आवेशों का परिमाण क्या है, यहाँ पे भी Q और यहाँ पे भी Q, मध्य की दूरी क्या है A, तो P बराबर QA। एक पहला द्विध्रुव आघूर्ण है, इसलिए हमने नाम दे दिया इसको P1। P1 बराबर क्या आ जाएगा, Q इंटू A। अब बात होती है दूसरे की, दूसरा देखो, इसी प्रकार विद्युत द्विध्रुव AC के कारण उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण P2 बराबर क्या हो जाएगा, Q2 इंटू A। अतः A बिंदु पर परिणाम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वही सूत्र, P बराबर अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60 आ गया। cos 60 का मान कितना हो जाएगा, 1/2। P1 का मान P2 के बराबर है, तो P2 की जगह P1 लिख दिया हमने, ठीक है, 2 से 2 कट गया, P1 इंटू P1 स्क्वायर, तो 3P1 स्क्वायर हो गया, बाहर निकालेंगे तो रूट 3P1 आ जाएगा। P1 का मान क्या निकाला था हमने, QA, तो QA रख दिया, तो ये मान आ गया आपके P बराबर रूट 3QA, ठीक है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है आपके, देखिए, किसी निकाय में 2 आवेश, एक तो है QA बराबर 2.5 इंटू 10 की घात माइनस 7 कूलाम तथा QB बराबर माइनस 2.5 इंटू 10 की घात माइनस 7 कूलाम, क्रम से 2 बिंदुओं, एक तो A बराबर 0 0 माइनस 15 सेंटीमीटर तथा B बराबर 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर पर स्थित है,
तो निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो इससे हम निम्न चित्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। चित्र में एक एक्स अक्ष है, देखिए ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया और ये जेड अक्ष हो गया, ठीक है। तो ये दोनों आवेश वो जेड अक्ष पे रखे हैं। 0 0 एक्स वाई का मान 0 है, जेड -15 है, यहाँ पर भी जेड का मान +15 है, तो ये जेड अक्ष हो गया, ये ऋणात्मक जेड अक्ष और ये धनात्मक जेड अक्ष, ठीक है। तो पहला आवेश तो कहाँ रखा हुआ है, ए बराबर 0 0 -15, तो ये बिंदु मैंने मान लिया ये बी, ए बिंदु क्या मान लिया 0 0 -15, यहाँ रखा हुआ है एक आवेश, और दूसरा आवेश 0 0 +15, मतलब मूल बिंदु से +15 इधर रखा है और एक -15 इधर रखा है। तो दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी होगी, 15 तो ये और 15 ये, कितनी हो गई 30। तो क्यू ए और क्यू बी के मध्य की दूरी कितनी होगी 30 सेंटीमीटर की, कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर की। तो हमने लिख दिया यहाँ दोनों आवेशों क्यू ए व क्यू बी के मध्य की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर। 2a बराबर 30 सेंटीमीटर, और मीटर में बदलेंगे तो 10⁻² से गुणा कर देंगे। अतः इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र वही P बराबर Q × 2a। Q का मान क्या है 2.5 × 10⁻7, और 2a का मान वो है ही, तो दोनों मान रख के हमने सोल्व कर दिया, तो P बराबर आ गया 7.5 × 10⁻9 कूलाम × मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारे 10 सवाल।